बीजेपी के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि, विपक्ष के प्रतिनिधि, सब लोग इस मंच पर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में। लंबा अनुभव है, बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, मीडिया के साथ उनका विशेष रिश्ता रहा है। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का डीएनए क्या होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत सुधीर जी, आपसे बात करने में मुझे हमेशा आनंद आता है। बहुत अच्छा। सबके मन में प्रकाश जी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और करोड़ों लोग जो टीवी पर सुन रहे हैं, आज माहौल ऐसा है कि सब ये जानना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार वापस आ रही है कि नहीं। वापस आ रही है, और बिल्कुल इसलिए आ रही है, मैं केवल घटनाक्रम बताऊंगा। मैं घटनाक्रम केवल बताऊंगा कि पिछले 4 साल में देश में हुआ क्या है, हमें समझना चाहिए। यहाँ जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती। हरियाणा में चुनाव हुए, कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती। हिमाचल में चुनाव हुए, कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती। उत्तराखंड में चुनाव हुए, कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती। दिल्ली में चुनाव हुए, कांग्रेस हारी, आप पार्टी जीती। वहाँ आसाम में कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी और सारा महागठबंधन था, वो हारा और बीजेपी 2/3 बहुमत से जीती। फिर वहाँ मणिपुर में कांग्रेस थी, गई, बीजेपी आई। मेघालय में कांग्रेस थी, अब हमारी सरकार है। अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की है। उसके बाद आए तो आंध्र और तेलंगाना भी चुनाव हुए, कांग्रेस वहाँ मुख्यमंत्री थे, वो हार गए और वहाँ दूसरे पार्टियों की सत्ता आई। केरल में भी कांग्रेस हारी, कांग्रेस वहाँ गई और अभी कम्युनिस्टों का राज है। अब कर्नाटक में भी कांग्रेस हारी, कांग्रेस 122 थी, 78 हो गई और हम 40 थे, 104 हो गए। तो कौन जीता कौन हारा, इसका ये फैसला है। और इसलिए देश भर में जितने भी चुनाव हुए, वहाँ मेन चुनाव हम जीते हैं। उपचुनाव और चुनाव की कभी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में 70% वोटिंग होता है, उपचुनाव में 40, 45, 50% वोटिंग होता है। तो दे आर नॉट कंपेरेबल। वो इसलिए भ्रम दूर करो। 4 साल जब जब भी मौका आया, लोगों ने कांग्रेस और दूसरों को परास्त किया और बीजेपी पर विश्वास व्यक्त किया। और इसलिए मोदी जी आज सबसे लोकप्रिय, बेहद लोकप्रिय नेता है। और बहुत विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि 2019 में हम है उससे भी थोड़े ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पूरा हमारा झंडा लहर रहा है और वहाँ हमारी केवल 8 सीटें थी, अब हम 24 सीटें जीतेंगे। हम ओडिशा में बहुत सीटें जीतेंगे। हम बंगाल में आज नंबर 2 की पार्टी बन गए, हम वहाँ पूरा परिवर्तन करके दिखाएंगे। अब हम बाकी भी आंध्र, तमिलनाडु, जहाँ हमें कम मिले थे वोट सीटें, आंध्र, तेलंगाना और केरल में भी हमारी सीटें बढ़ेगी। तो बढ़ने वाले प्रदेश हमारे ज़्यादा है। प्रकाश जी, इसको ये विशफुल थिंकिंग जैसा दिखता है, बिकॉज नहीं, ये फैक्ट है ना। 14 राज्य ऊपर नहीं जा सकते। मैंने 14 राज्य जो गिनाए, वो तो चुनाव 2014 के बाद हुए ना जी। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए चुनाव में हमें सफलता मिली है और वो हारे हैं, ये फैक्ट बता रहा हूँ जी। लेकिन ये जो महागठबंधन है, जो हमने सेशन का भी जो नाम रखा है, वो यही रखा है कि मोदी इस महागठबंधन से कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे मोदी इतने बड़े महागठबंधन से। ऐसा है, महागठबंधन कोई भी अलायंस होता है, उसका कोई एक पर्पस होना चाहिए। हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे, जेल में सारे दल, विपक्षी दल इकट्ठा आए और उन्होंने जनता दल बनाया। उसका एक पर्पस था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करनी थी, मीडिया की आज़ादी जो ख़त्म हुई थी, सेंसरशिप लगी थी, उसको रिस्टोर करना था, जो अंधाधुंध कोर्टों में चल रहा था वो निकालना था। और इसलिए लोकतंत्र की पुनर्रक्षा के लिए एक पर्पस के साथ वो अलायंस बना, वो अलायंस जीता। ऐसा अलायंस नहीं जीता कि उनका एजेंडा क्या है, मोदी हटाओ। मोदी कह रहे हैं कि भाई गरीब का उद्धार करे, गरीब का सम्मान करे। गरीब को, ये गरीब का तो अपमान करते हैं और सामान्य लोगों का जीवन सुधारने के लिए काम करते हैं मोदी जी, और ये कह रहे हैं कि मोदी हटाओ।
तो ये नहीं चलता ऐसा आपको लगता नारा। है कि जो सारे लोग मिले और बार बार जो उनका एक ही नैरेटिव है कि मोदी को हटाओ, बस इससे आपको सिंपैथी मिलेगी? बिल्कुल, केवल सिंपैथी नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है भाई क्यों हटाओ, अच्छा काम कर रहा है, कोई एक नेता है देश को पहली दफा मिला है जिन्होंने दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया और अपने देश का स्थान बहुत ऊंचा किया। ऐसा एक नेता मिला है कि जो गरीब की परवाह करता है। ऐसा एक नेता मिला है कि पहले राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये ही गरीब के खाते में जो गरीब को मिलता है, लेकिन अब मोदी जी 100 रुपये भेजते हैं तो 100 के 100 उसके खाते में जमा होते हैं। ये जो बदलाव आया है, इसके लिए लोग आज तैयार हैं। प्रकाश जी, अब लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं। राजीव गांधी 100 रुपये की बात करते थे, आज लोग कह रहे हैं कि 15 लाख मेरे अकाउंट में डालो। नहीं, ये देखो, कोई भी इस तरह की बेबुनियाद बात नहीं। सच्चाई ये है कि हमने एक 3,62,000 करोड़ रुपए 400 योजनाओं के 20 करोड़ बेनिफिशियरीज के खाते में सीधे जा रहे हैं और ये बढ़ेगी रकम। और ये जो सीधे जा रही है 3,62,000 करोड़ रुपए, और उसमें मुद्दा ये हुआ कि पहले जो लीकेज होता था वो गया, और आधार के कारण जो झूठे अकाउंट थे वो निकल गए। 75,000 करोड़, आप सब लोग टैक्स भरते हैं, बहुत लोग यहाँ बैठे वो सारे टैक्स भरते हैं, वो टैक्स भरने की जो चोरी बाकी करते थे 75,000 करोड़ की ऐसी चोरी पकड़ी गई और वो बंद हो गया। इसलिए दलाल दुखी है। हाँ, अब दलालों का एक महासम्मेलन हो रहा है, महागठबंधन होता है, कभी भी दलालों का महागठबंधन नहीं जीतेगा, ये आप समझ लीजिए। मैं जो कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर जो सवाल पूछ रहा था वो ये है कि अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव देखें तो बीजेपी को 17 करोड़ वोट मिले थे 31.3% वोट शेयर के साथ, और जो 12 पार्टियां अब गठबंधन बना रही हैं, अगर उनको आप जोड़ लें जो कर्नाटक में साथ आई हैं, तो मिलकर उनके 2014 में 22.5 करोड़ वोट थे। ये बनता है 41.1%, यानी आपसे 10% ज़्यादा। तो ये जो 10% का गैप इनके पास आ गया, इसको आप कैसे रोकेंगे? ये पहले आप ये समझ रहे हो कि जैसे कि महागठबंधन हो ही गया और उनका सब जगह एक ही कैंडिडेट हो गया और कोई तीसरा पार्टी खड़ी नहीं रहेगी, ऐसा जो समझ रहे हो ये सच नहीं है। अभी ये मुख्यमंत्री बिना परमिशन राज्यपाल के घर में घुस के जो धरना दे रहे थे और जो उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि आईएएस अधिकारियों ने उनके पोल खोल दी। आईएएस अधिकारियों ने कहा कि हम तो काम पर है ही, हम रोज ऑफिस में जा रहे हैं, हम कहाँ छुट्टी पर है, हम कोई स्ट्राइक पर नहीं है। आईएएस अधिकारियों ने कहा हमने फाइल भेजी है, फाइल पे इन्होंने ही 25 मई का समय दिया है, तो 25 मई को मीटिंग होगी। सब जब एक्सपोज हो गए तो बाहर निकल गए, उसमें भी सारे पार्टियों ने उनको समर्थन नहीं दिया। ये स्थिति है, दूर दूर के दे रहे, लेकिन दिल्ली में जो पार्टियां हैं कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया। ये कैसे एक रहेंगे भाई? कोई भी ऐसे लोग इकट्ठा नहीं आते जिनका ना कोई आता है, ना पता है, ना कोई ये है। आगे देखते जाइए, आपके मीडिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है, लेकिन जनता हमारे साथ है क्योंकि हमने काम करके दिखाया। 4 साल में मुझे बताओ सुधीर जी, कितना बदलाव आया? आप तो दिल्ली में कितने साल हो, पत्रकारिता करते हो, सत्ता के गलियारों में दलालों की फौज होती थी, आज खत्म हो गए। 4 साल के बाद विपक्षी दल सभी इकट्ठा आ गए तो भी एक भी आरोप एक भी मंत्री पर नहीं लगा पाए भ्रष्टाचार का, और वहाँ रोज भ्रष्टाचार होता था। आज नेचुरल रिसोर्सेस यानी जो खदान होते हैं, वो सारे खदान हो या स्पेक्ट्रम हो, उसके नीलामी में सारा घोटाला होता था। ये सारा हमें पारदर्शी तरीके से किया, एक भी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि पारदर्शी नीलामी के चलते ये सब बांटे रहे और जो पैसा मिल रहा है वो राज्यों को दे रहे। तो हर जगह विकास अगर हो रहा है, अगर 4 करोड़ घरों में गैस आया है, 4 करोड़ घरों में बिजली आई है, 1 करोड़ घर लोगों को मिले हैं रहने के लिए गरीबों को, अगर 7 करोड़ घरों में टॉयलेट आया है और उनको इज्जत घर महिलाओं ने नाम रखा, आज रास्ते में सड़क पे सब बैठी हुई महिलाएं जो दिखती थी वो खत्म हुआ दृश्य। लेकिन प्रकाश जी, तो ये जो हुआ तो इतने करोड़ों लोगों का जो फायदा होता है मध्यम वर्ग के लिए, इतनी एक क्रांति। पहले कांग्रेस के जमाने में क्या था, यहाँ बम फूटा, कल वहाँ बम फूटा, कहाँ वल बम फूटा, हर समय अब 4 साल में एक भी बम नहीं फूटा है, ये ध्यान रखिए। और आतंकवादियों के साथ
आतंकवादियों के साथ हम काम कर रहे हैं कि आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। पर आप जम्मू और कश्मीर नहीं, में जम्मू आपको कश्मीर में निकलना जो पड़ा है, सरकार से। जम्मू कश्मीर से हम बाहर आए इसलिए क्योंकि हमें आतंकवाद का खात्मा करना है। तो 4 साल तो आपने वक्त बिता दिया ना ऐसे ही। ऐसा नहीं, वो भी एक प्रयोग था। जनादेश का सम्मान करना भी एक महत्वपूर्ण काम होता है, और जो विकास का एजेंडा हमने दिया था उस पर हमने काम किया। जब ये लगा कि भाई अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, खासकर ये रमज़ान के महीने में जो कुछ हुआ उसके चलते पार्टी ने एक निर्णय लिया जिसका देश ने स्वागत किया। बट आप मानते हैं कि 4 साल में जो आपने सोचा था, जो प्रयोग आपने किया था जम्मू कश्मीर में, वो कामयाब नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानूंगा कि 3 साल हमारे यहाँ काम ठीक चला, लेकिन 2 महीने में जो एक स्थिति पैदा हुई उससे फिर आगे ये प्रयोग चलाने में मतलब नहीं था। और इसलिए किसी ने हम पर ये नहीं किया है, किसी ने दोष नहीं दिया है, और बाकी पार्टियां भी कुछ नहीं उल्टा बोली है। उनको भी मानना है कि ये, उन्होंने कहा भाई ये अननेचुरल अलायंस था, इतना एक टिप्पणी दी। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि ये सभी जगह हम देश हित को सर्वप्रथम, देखो हमारी पार्टी की विशेषता क्या है, बाकी पार्टियों का है कि मैं प्रथम, पार्टी बाद में, देश और बाद में, लेकिन हमारा उल्टा है, देश प्रथम, पार्टी बाद में, पार्टी फर्स्ट, नो, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। अगर ये के आधार पर हम जाते हैं तो इसलिए ये अलग पार्टी है, और लोग देख रहे हैं कि कैसे अलग फर्क पड़ा है। फर्क कितने में आया, अनेक योजनाओं को मैं बताता जाऊंगा तो आप देखते नहीं, रहिए। वो तो सही है आपकी बात, लेकिन 2014 में प्रकाश जी जब आप आए थे तो आपका जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तब कांग्रेस के जो नेता थे वो कहते थे कि हमने काम तो बहुत अच्छा किया लेकिन हम लोगों को बता नहीं पाए। और बीजेपी का जो सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया नया नया आया था, आपने बहुत ज़बरदस्त उसका प्रयोग किया, और आपका जो नैरेटिव था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और आप ज़्यादा मजबूती से अपनी बात कह पाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के फॉर्मूले को डिकोड कर लिया, अब बीजेपी का फॉर्मूला हम उन्हीं के ऊपर लगा के उनको हरा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बीजेपी अपने ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल के लिए जानी जाती थी, अब वो जो उसके खिलाफ जो प्रचार चल रहा है वो उससे भी ज़बरदस्त उसका प्रचार है? बिल्कुल, और आप उसका शिकार हो रहे हैं क्योंकि लोगों के हृदय में भी हमने स्थान पाया है। मन की बात अब दिल की बात बन गई है, और उससे ज़्यादा आज भी सुबह देखा होगा, आज देश के 10 करोड़ किसानों ने आज प्रधानमंत्री का किसानों से जो संवाद हुआ है वो देखा है। आपके सारे चैनल जिन्होंने भी प्रसारित किया उनका आप रेट देखोगे तो पता चलेगा कितने लोग उत्साह से देखते हैं, क्योंकि लोग सीधा सुनना चाहते हैं। ऐसा सीधा बात करने वाला प्रधानमंत्री एक एक वर्ग के साथ, एक एक समूह के साथ, एक एक बेनिफिशियरी के कैटेगरी के साथ जो कर रहे हैं, तो ये अद्भुत नया संवाद है। हमारा एक फार्मूला डिकोड करने की वो अखिलेश बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा हमारे पास ऐसे 10 फार्मूले हैं, आप देखते रहोगे, आपको 19 के बाद कुछ का पता चलेगा कि क्या हुआ। जी प्रकाश जी, फिर से आपको मैं फैक्ट्स बताता हूं और फिगर्स बताता हूं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2014 में जब आए थे 282 सीटों के साथ आए थे, घटकर 273 रह गई, यानी आपकी टैली नीचे गई। कांग्रेस 44 के साथ आई थी, बढ़कर 48 हो गई, 4 का फायदा कर लिया। समाजवादी पार्टी 5 से 7 हो गई। आरजेडी 4 पे थी, 4 पे ही है। शिवसेना 18 पे 18 स्टेबल है, जेडीयू भी स्टेबल है। आपकी अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी टैली नीचे जा रही है। फूलपुर, गोरखपुर, भंडारा, गोंदिया, कैराना, अलवर, अजमेर, गुरदासपुर, रतलाम, सारी सीटें निकल गई। ऐसा क्या हुआ कि उपचुनाव आप हारते ही जा रहे हैं? वो ठीक है, क्योंकि उपचुनाव मैंने जैसे पहले बताया, आप समझ लीजिए, चुनाव का जब माहौल होता है और जनरल चुनाव होता है तो 70% से अधिक मतदान होता है और उसमें उफान आता है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो उसका बिल्कुल माहौल नहीं बनता और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50% वोट हुआ है इस हर एक क्षेत्र में, केवल 50%। तो 20% जब वोट घटता है तो परिणाम बदलेगा, और वो बदला है। लेकिन हम ऐसी एक थिंकिंग पार्टी है कि हमारा एक भी पराजय होता है तो उसका भी हम विश्लेषण करते हैं। लेकिन आप कैसे भूल सकते हो कि 14 राज्य हमने नए जीते हैं। हम 6 राज्यों में सत्ता में थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और आज हम 20 राज्यों में सत्ता में है। तो ये कैसे बदल सकते हैं? 14 राज्य हमने जीते हैं, 8 उपचुनाव हारे हैं। उसका क्या मतलब है? मतलब है 14 राज्य जीता और वहाँ से अपोजिशन गया
और बीजेपी की ताकत बढ़ी। एक आपके बारे में बात ये कही जाती है कि 4 साल में जो नैरेटिव बना है वो ये है कि मुसलमान वोटर आपको नहीं चाहता, यानी बीजेपी को नहीं चाहता, और जो दलित हैं वो आपसे दूर हो गए हैं। ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर ये सच होता तो बहुत ही अलग होता। सच्चाई ये है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया, यह हमें समझने की जरूरत है। मोदी जी ने काम ये किया कि जो पीपल यूज नॉट टू कास्ट देयर वोट बट वोट देयर कास्ट, ऐसा कहते थे, लेकिन यही बदला। न जात पर न पात पर, विकास की बात पर लोग वोट करने लगे। ये मोदी जी ने कमाल करके दिखाया। ये नया पॉलिटिक्स आ गया कि तरक्की के लिए, आकांक्षा के लिए लोग वोट डालने लगे, और इसलिए जात पर नहीं वोट डाल रहे, पैसा देने पर भी वोट नहीं दे रहे, और लोग, गरीब आदमी बोलता नहीं, आपके सर्वे में आता नहीं, हर एक सर्वे चुनाव में फेल करता है, और हम उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। किसी ने नहीं कहा था 325 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, या किसी ने नहीं प्रोडिक्ट किया था हम 100 का पार करेंगे कर्नाटक में, लेकिन हर जगह ये जो हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि सभी समाज के सभी तबके अब जात के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं, पैसे के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं, वो वोट विकास की आकांक्षा के लिए कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि विकास अगर संभव है देश में तो मोदी जी के नेतृत्व में ही है। 5 नहीं, 10 नहीं, 15 साल इनको मिलने चाहिए, ये लोगों की तमन्ना है, उसके लिए लोग वोट कर रहे हैं। आपको ऐसा और लगता आप है आगे कि देखोगे 19 में भी और 24 में भी। कर्नाटक में जो 12 पार्टियां आई एक साथ और उन्होंने आपको सरकार बनाने से रोक दिया। नहीं, वहां तो 2 ही पार्टी इकट्ठा आई, कांग्रेस, और एक गणित ऐसा बन गया, अब मेरे 104 आए और 111 नहीं आए, 7 सीटें कम रही, 7 कांग्रेस के 122 थे, उसके 78 बने, यानी उनको बहुमत के लिए 33 सीटें कम थी, और इनके 38 सीट आई, यानी उनको मेजॉरिटी के लिए 62 + 11 73 सीट की कमी थी। तो मेरी तो 7 सीट की कमी थी, जेडीएस को 73 सीट्स की कमी थी, और कांग्रेस को 38 सीटों की कमी थी। लेकिन अब दोनों इकट्ठा आ गए, एक दूसरे से रोज लड़ते थे, लेकिन अब इकट्ठा आ गए, एक स्वार्थ है, अब लोकतंत्र है तो आप आ जाओ, ऐसा लगा तो कि आपका बहुमत हो गया तो आप सत्ता में हैं। इससे जो नतीजा निकला उसमें अब विपक्षी पार्टियों को थोड़ा मजा आने लगा, उन्हें लगा कि मोदी को तो हराया जा सकता है, ये संभव है, मोदी को रोका जा सकता है, बीजेपी को रोका जा सकता है। नहीं, इन्होंने नहीं हारा, यही तो मैं बता रहा हूं। कर्नाटक में दोनों का अलायंस होता और हारते तो अलग चीज थी, ये अलायंस नहीं था, ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करके ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 104, केवल 7 कमी बहुमत को हमारी सीटें रही। अब 7 क्यों नहीं आई इसका कारण कुछ भी दे सकते हो, लेकिन 7 ही नहीं आई, और इनके दोनों के बहुत पराजय हुआ, दोनों का पराजय हुआ, दोनों हारे हुए खिलाड़ी इकट्ठा आकर उनका बहुमत बन गया। इसलिए वो मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर 2019 में भी ऐसा ही हो गया, ऐसा ही है ना, अगर एक साथ 272 की बजाय आप 225 पे रुक गए, 250 पे रुक गए, तब क्या होगा? हम क्यों रुकेंगे? आप तो देखोगे कि 300 से ऊपर भी जाने वाली जो ये है वास्तविकता, वो आप 19 के चुनाव में आप जब नतीजे घोषित करोगे सुधीर, आप कहोगे कि एक बार 1984 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 400 सीटें मिली थी। अब उसके बाद किसी एक दल को, क्योंकि उसमें तो इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो एक तरह से शोक सभा का ही चुनाव था। तो इसलिए आप कहोगे उस समय कि पहली दफा नॉर्मल सिचुएशन में चुनाव होकर 300 से अधिक सीट जीते बीजेपी ने, यह कमाल करके दिखाया, यही आप रिपोर्ट करोगे। प्रकाश जी, आप तो एचआरडी मिनिस्टर हैं जी। रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी, तब तो आप नहीं थे एचआरडी मिनिस्टर, लेकिन आज हैं। और रोहित वेमुला की जो मां हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे पैसा दिया गया था बीजेपी के खिलाफ बात करने के लिए, सरकार के खिलाफ बात करने के लिए। जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और जब आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष की पार्टियां एक साथ तो आ रही हैं, लेकिन एक नया नैरेटिव भी बनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि रोहित वेमुला को लेकर आपकी बहुत बदनामी हुई थी। पहले तो मैं ये बताऊं कि किसी भी छात्र की कहीं भी आत्महत्या होती है तो मैं दुखी रहता हूं, और उसको सुधार ये ना हो आत्महत्या, इसके लिए हमने भरसक उपाय किए हैं।
और इसके लिए एक 18 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाया है। सभी विश्वविद्यालयों को बताया है किस तरह से काउंसलिंग करें, किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह से उनको एंगेज रखें, किस तरह से एक इंडक्शन कोर्स अच्छा हो। बहुत सारे पहलू है, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन आज जो सामने आया है कि उसकी मां ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए मुझे पैसे का वादा किया गया था और पैसे दिए, 2 चेक वो भी बाउंस हो गए, ऐसा उसने बताया। ये जो बताया ये सही तस्वीर है विपक्षी लोगों की कि ऐसा झूठ के बुनियाद पर जो नैरेटिव बनाते हैं, ऐसा नैरेटिव लोगों में नहीं चलता। नैरेटिव सच्चाई के बुनियाद पर जो होता है वही चलता है। वो मोदी जी के साथ सच्चाई है, इसलिए वो चलते हैं, ये हमें समझना चाहिए। आज यहाँ बैठकर जब लगभग 1 साल से कम बचा है अगले लोकसभा चुनाव में, आप ये कह सकते हैं कि जो मोदी लहर जो थी 2014 में 15 में, वो मोदी लहर उतनी ही है? क्योंकि लोग कहते हैं अब मोदी लहर कम हो गई, अब उसका उफान कम हुआ है, गति कम हो गई है। मुझे लगता है मोदी लहर बढ़ी है, क्योंकि लोगों को पहले अंदाज़ा नहीं था कि मोदी जी कैसे है, सबको पता नहीं था। अब उनको समझ में आया कि 4 साल में कितना बदलाव इस आदमी ने लाया, कैसे सरकार, एक नई सरकार आई जो लगातार कार्यक्रम करती है, नए नए कार्यक्रम करती है और गरीब का, मध्यम वर्ग का, सभी वर्गों का, जैसे जीएसटी आया। मुझे बताइए, एक इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, ये गब्बर सिंह टैक्स कहते बाहर आके, लेकिन जब वित्त मंत्री, कांग्रेस के भी 6 वित्त मंत्री होते थे, वो जीएसटी काउंसिल में बैठते हैं, तो ये कानून सभी पार्टियों ने इकट्ठा, कानून भी सबने मिलकर बनाया, नियम भी सबने मिलकर बनाए, रेट भी सबने मिलकर तय किए, बदलाव करने थे वो सबने एक राय से किए। वहाँ एक प्रोविजन है कि 75% वोटिंग से बिल पास होगा, लेकिन वहाँ एक बार भी वोटिंग की नौबत नहीं आई। सभी साझेदारी से एक दूसरे के साथ बनकर एक राय से ही सब कुछ किया। इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, वो बाहर आके कुछ भी बोले, लेकिन अंदर बैठ के क्या किया है ये भी लोगों को पता है। तो सब मिलके अगर अच्छा काम किया है तो हम श्रेय देते हैं, तो वो भी लेने को मना करते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए केवल निराशा और हताशा में जो लोग इकट्ठा आए हैं, किस तरह का नैरेटिव देते हैं, एक एक सारा झूठ का झूठ प्रचार, जोर से बोलो, झूठ बोलो लेकिन जोर से बोलो, ये उनकी नीति है। आजकल हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी हर रोज नए नए ट्वीट्स करते हैं, प्रधानमंत्री पर सीधे हमले बोल रहे हैं। कर्नाटक में बहुत जबरदस्त एग्रेसिवली उन्होंने चुनाव प्रचार किया, ये भी कह दिया वो हार गए, 122 से 78 हो गए, और थोड़ा समय राहुल गांधी और प्रचार करते तो वो 60 के भी नीचे आते, हम सीधे सत्ता में होते। तो राहुल गांधी में आप थोड़ा सुधार देख रहे हैं, या आप चाहेंगे कि राहुल गांधी ज़्यादा से ज़्यादा आपके खिलाफ प्रचार करें? नहीं, वो तो हमें अच्छा है, लोकतंत्र में हर एक को प्रचार की आज़ादी है, वो भी अच्छे रहे और काम करे और प्रचार करे, हमें फ़ायदा है। चुनाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो आज अगर आप अपना कैलकुलेशन बताएं और इंडिया के डीएनए को हम डिकोड करने की कोशिश करें 2019 के लिए, तो आप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कैसे अगले चुनाव को डिकोड करेंगे? कितनी सीटें आप ले लेंगे, कितनी सीटें? मैंने तो पहले बताया कि हम 300 से भी अधिक सीटें लेंगे और अकेले के दमखम पर लेंगे, फिर हमारे अलाइज है उनके भी सीटें होगी। कुल मिला के हमारा ज़्यादा प्रेजेंस होगा, क्योंकि लोगों को अब खोखला राजनीति नहीं चाहिए। पर अलाइज तो आपके जा रहे हैं, शिवसेना आपसे नाराज है, चंद्रबाबू नायडू निकल गए, और नए अलाइज कौन बचे? आज शिवसेना हमारे साथ सत्ता में है, फैक्ट रिमेन्स। मैं फैक्ट्स पर बात करता हूँ, मैं अफवाहों पर चर्चा नहीं करता। और दूसरी बात है कि आज हम मजबूती से जो खड़े हैं, तो अनेक जगह हम अकेले हैं, अनेक जगह हमारे साथी है, और सबका हम सम्मान करते हैं और सब मिलके हम आगे बढ़ेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। 2014 में अच्छे दिन का आपने नैरेटिव दिया था, वो आपके काम आ गया, अब वो कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। 2019 में आपका क्या नैरेटिव होगा? वो देखिए, जरा वेट करिए, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। कुछ चीज़ें आज बताएंगे, कुछ चीज़ें 3 महीने के बाद बताएंगे, कुछ चीज़ें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के बाद करेंगे। तीनों राज्य हम जीतेंगे। ये जो तब लोगों का ये पूरा खत्म होगा, जो ये उपचुनाव में जो विजय मिला है उसके कारण जो एकदम हवा में बुलबुल रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि इसमें दम नहीं है। धरातल में मोदी जी है, धरातल में बीजेपी है, क्योंकि जनता की चाहत विकास की है,
तरक्की की है। आज गरीब की भी कोई आपके घर में भी कोई ड्राइवर है या कोई नौकर है, क्या पूछता है आपसे कि मुझे हमारे बेटे बेटी को अच्छी एडमिशन दो कहीं अच्छे स्कूल में? क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि उनको लगता है कि मेरा बेटा बेटी अच्छे पढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे, तो अच्छे उनका भविष्य होगा, तो हर एक को भविष्य अच्छा बनने की इच्छा है और उसी को हम संवार रहे हैं और इसलिए हमें लोग साथ दे रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में, बम्बई में बैठ के जब बात करते हैं तो माहौल अलग दिखता है, और जब अंदर जाते हैं इंटीरियर में आम लोगों से बात करते हैं तो माहौल अलग दिखता है, अखबार पढ़ते हैं तो माहौल अलग दिखता है, और जब बस से नीचे उतरते हैं सड़क पर तो माहौल अलग दिखता है? ऐसा लगता है आपको? मैं तो हमेशा ही बताता हूँ कि जाके सीधे गली गली में जाके बात करिए, लोगों का नज़ारा समझ जाता है। और लोग बड़े हमारे देश में एक समझना चाहिए, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, जिनको हम कम पढ़े लिखे कहते हैं, जिनको हम गरीब कहते हैं, जिनको हम ज़्यादा पॉलिटिकल सूझबूझ वाले नहीं समझते, उनकी सूझबूझ सबसे ज़्यादा होती है। वो ऐसा मन में तय करते हैं कि इसमें सच्चा कौन है, वो एक ही देखते हैं, सच्चा कौन है और अपॉर्चुनिस्टिक कौन है। तो यह ऐसे महागठबंधन वगैरह के नारे देने वाले का अवसरवाद वो समझते हैं, और सच्चाई से काम करने वाला एक नेक प्रधानमंत्री मिला है उसको भी वो समझते हैं, और इसलिए उस परसेप्शन के आधार पर वो वोट तय करते हैं। वो किसी से नहीं दिखते, किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं अपने रास्ते से भटकते, वो अपना राय तय करते हैं, राय, और उसी के द्वारा मत करते हैं। और इसलिए मुझे भरोसा है, जनता के मूड पर भरोसा है कि जनता विकास चाहती है और हमारा विकास के सिवा दूसरा कुछ भी एजेंडा नहीं है। आपने बीजेपी को तो 300 के पार पहुंचा दिया, जाहिर है बाकी पार्टियों की टैली नीचे आएगी। तो कांग्रेस पिछली बार 44 थी, आपको लगता है और नीचे आएगी कांग्रेस? अब तो कांग्रेस क्या है, मुझे कहाँ ऐसे देख रहे लोग। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारे साथ शामिल हुए और आपने अपना जो डिकोड किया इंडिया के डीएनए को। अब जब नतीजे आएंगे तो एक बार फिर आपसे बात करेंगे और आपसे टैली कर लेंगे हम 300 की जो आपने टैली दी है उस पर एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक छोटा सा तोहफा, अरे ये देखो, ये याद दिलाने के लिए कि जब अगली बार हम मिलेंगे चुनाव के बाद। निश्चित। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिल्कुल।